Hello everyone and welcome to my YouTube channel Learning Infinity. This is Monica presenting the M. Lakshmikant book of Polity, and here we are going to cover the whole book as if now we have to start our sixth chapter, that is Union and its Territory. इससे पहले हमने कुछ चैप्टर्स कवर किए हैं लाइक कॉन्स्टिट्यूशन हमारा फ्रेम कैसे हुआ है, प्रीएम्बल क्या है और हमने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में भी बात करी। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो देन प्लीज गो एंड विजिट और देखिए आप मेरे स्टार्टिंग के कुछ चैप्टर्स। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट अवर न्यू चैप्टर दैट इज यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। So friends, union and its territories that falls under article 1 to 4 and ये आता है पार्ट 1। हमारा जो पूरा कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स है इन्हें कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो जो फर्स्ट टॉपिक हमारा होगा दैट इज यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, ये हमारा पार्ट 1 में आएगा और ये पूरा यूनियन एंड इट्स टेरिटरी आता है फ्रॉम आर्टिकल 1 to 4। ना सबसे पहली बात कि आर्टिकल 1 क्या डील कर रहा है। आर्टिकल 1 कहता है कि इंडिया दैट इज भारत एज अ यूनियन ऑफ स्टेट हम इसे ट्रीट करेंगे। यूनियन ऑफ स्टेट को हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि हमारे पास में नंबर ऑफ स्टेट्स है बट सारी स्टेट्स मिलके एक इंडिया बनाता है, एक भारत बनाता है। तो हम इसे कैसे ट्रीट कर रहे हैं, इंडिया दैट इज द भारत विल बी ट्रीटेड एज द यूनियन ऑफ स्टेट्स। नाउ इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि हम 3 स्टेजेस से मिलके हमारा पूरा इंडिया बना रहे हैं। फर्स्ट होगा हमारा टेरिटरी ऑफ स्टेट्स की, सेकंड होगी हमारी यूनियन टेरिटरी और थर्ड होगी टेरिटरी दैट इज एक्वायर्ड बाय अस। नाउ if we are talking about the territory acquisition, so let us take an instance कि जो गोवा है, पुडुचेरी है, ये पहले इंडिया के पार्ट नहीं हुआ करते थे, इंटीग्रल पार्ट नहीं हुआ करते थे, बट आफ्टर सर्टेन अमेंडमेंट्स, सर्टेन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स हमने उसे एज अ टेरिटरी एक्वायर किया और वहां पे क्या होगा कि पावर शेयरिंग थोड़ी सी डिफरेंट होगी फ्रॉम अनदर स्टेट्स। फॉर एग्जाम्पल कि दिल्ली जो कि हम सेंटर की तरह ट्रीट करते हैं, वहां की पावर शेयरिंग थोड़ी डिफरेंट है हमारी कुछ और स्टेट से। कुछ और स्टेट्स में हम रख सकते हैं लाइक एमपी, राजस्थान, छत्तीसगढ़, ये स्टेट्स है, इनकी पावर और दिल्ली की पावर में थोड़ा सा डिफरेंस होगा। नाउ हम इसको जैसे ही फर्स्ट शेड्यूल में रख देते हैं तो वहां से हमें पता चलेगा द नेम ऑफ स्टेट्स एंड इट्स पावर डिवीजन का। तो ये हमारा आर्टिकल 1 डील कर रहा है भारत से, जो कि हमारे टेरिटोरियल स्टेट्स होगा, जहां पे बहुत सारी टेरिटरीज होगी, यूनियन टेरिटरीज होगी और कुछ टेरिटरीज ऐसी होगी जिसपे एक्विजिशन हो चुका होगा। प्लस हमने देखा कि पावर शेयरिंग थोड़ी सी डिफरेंट होगी। Now the next article is article 2 और article 2 is something that is important क्योंकि ये आर्टिकल है जो कि पार्लियामेंट को डायरेक्ट एम्पावर करता है so that it can admit into the union of states established new states on such terms and conditions as it fit on। That means कि पार्लियामेंट के पास पावर होगा that it can redraw the map of India अकॉर्डिंग टू इट्स फुलफिलमेंट। पार्लियामेंट के पास ऑप्शन रहता है कि वो इंडिया का मैप फिर से रीड्रॉ कर सकता है अगर वो वाली स्टेट या सच स्टेट्स जो कि इनके क्राइटेरिया के हिसाब से अपनी फुलफिलमेंट दिखाती है। जैसे अगर हम बात करते हैं, एक इंस्टेंस लेके चलते हैं, तो सर्टेनली कुछ ऐसी स्टेट्स थी जो कि हमारे इंडिया का हिस्सा नहीं थी। या लेट अस टेक एन एग्जांपल दैट गुजरात एंड राजस्थान वर नॉट डिवाइडेड। तो डिवाइड होने से पहले का मैप और डिवाइड होने के बाद का मैप, तो ये पावर किसके पास है कि कौन रीड्रॉ करेगा, तो पार्लियामेंट हैज दिस पावर और पार्लियामेंट की फुलफिलमेंट के हिसाब से स्टेट डिवाइड हो सकती है, इंडिया का मैप रीड्रॉ हो सकता है। तो दिस इज ऑल अबाउट द आर्टिकल 2। नाउ लेट्स टेक अ लुक ऑन आर्टिकल 3 व्हाट इट सेज। सो नाउ आर्टिकल 3 सेज Here Article 3 simply deals with the power of Parliament, जिससे कि कोई भी स्टेट या तो अपना एरिया बढ़ा सकती है, कम कर सकती है, या हम इसको ऐसे समझे कि पार्लियामेंट रीऑर्गेनाइज कर सकती है किसी भी स्टेट को। कैसे रीऑर्गेनाइज करेगी, तो हम इसको एक शॉर्ट फॉर्म है याद करने का, दैट इज FIDAA। अब ये फिदा कहाँ से आया है, तो अगर आपने ध्यान दिया होगा तो द फर्स्ट लेटर ऑफ एवरी सेंटेंस हैज इटसेल्फ इट्स मीनिंग। फिदा अगर आप ऐसे करके इसको इन द शॉर्ट फॉर्म याद कर रखेंगे तो इट विल बी इजियर फॉर यू। और ये क्या है फिदा, उसको हम समझते हैं। तो सबसे पहला है फॉर्म अ न्यू स्टेट बाय सेपरेशन ऑफ टेरिटरी फ्रॉम एनी स्टेट।
or by uniting two or more states or part of states. That means the parliament has the power that it can separate two territory within the state. एक स्टेट में से दो टेरिटरी को सेपरेट कर सकता है या किसी भी दो टेरिटरी को मिला के एक सेपरेट स्टेट की फॉर्मेशन कर सकता है. लाइक आर्टिकल 2 में जो हमने एक एग्जाम्पल लिया था, दैट इज गुजरात का और एक था महाराष्ट्र का. तो इन दोनों को या तो वो मिला के एक स्टेट बना सकते हैं या तो इनको सेपरेट करके दो टेरिटरी में डिवाइड कर सकते हैं. तो दैट इज द फर्स्ट पॉइंट. नाउ सेकेंड है कि दैट पार्लियामेंट हैज द पावर टू इंक्रीज द एरिया ऑफ एनी स्टेट. दैट मीन्स कि पार्लियामेंट कैन डिसाइड कि किस स्टेट को कितना पार्ट देना है, कितना एरिया देना है. नाउ थर्ड पॉइंट इज दैट इट कैन डिमिनिश द एरिया ऑफ एनी स्टेट. इधर राइट जैसे इंक्रीज कर सकता है किसी भी स्टेट का एरिया पार्लियामेंट, सेम वेज डिक्रीज भी कर सकते हैं. नेक्स्ट इज दैट अल्टर द बाउंड्री ऑफ एनी स्टेट. किसी भी स्टेट की बाउंड्री को अल्टर करने की पावर भी पार्लियामेंट के पास होती है. नाउ लास्ट इज दैट इट कैन अल्टर द नेम ऑफ एनी स्टेट. लाइक माय फ्रेंड्स, यू हैव नोटिस्ड कि जो प्रयागराज है उसका पहले नाम इलाहाबाद हुआ करता था, बट बाय दिस आर्टिकल ओनली, आर्टिकल नंबर 3, इसका नाम अब चेंज कर दिया गया है. नाउ एक क्वेश्चन आता है यहाँ पे, हमने पिछली क्लास में भी इसको डिस्कस किया था कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हैज द पावर टू डिमिनिश एनी आर्टिकल, या किसी भी आर्टिकल को चेंज करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी की जरूरत होती है, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली की जरूरत होती है. बट नाउ एज इफ वी डोंट हैव एनी कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली, सो ये जो डिसीजन है ये कौन लेगा, ये अब लेता है सुप्रीम कोर्ट. जितने भी आर्टिकल्स को चेंज करने के, अल्टर करने के डिसीजंस हैं, इट इज टेकन बाय द सुप्रीम कोर्ट अंडर लेजिस्लेटिव असेंबली. ये बात हो गई कि कैसे चेंज होगा, अल्टर होगा नेम किसी भी स्टेट का. नाउ अगर इनमें से कुछ भी करना है फ्रॉम दीज 5 पॉइंट्स, अगर किसी भी स्टेट को, किसी भी एरिया को बढ़ाना है, घटाना है, मर्ज करना है या जो भी कुछ करना है अंडर दिस फिदा, तो इसके लिए प्रेसिडेंशियल रिकमेंडेशन की जरूरत होती है. अगर प्रेसिडेंशियल रिकमेंडेशन नहीं हुआ तो वी कैन नॉट ऑल्टर द नेम, वी कैन नॉट चेंज द बाउंड्री. हम किसी भी स्टेट को कोलैबोरेट नहीं कर सकते, हम इसमें से कुछ भी नहीं कर सकते हैं विदाउट द प्रेसिडेंशियल रिकमेंडेशन. प्लस इसमें स्टेट लेजिस्लेचर की भी एक छोटी सी भूमिका होती है, छोटा सा रोल होता है. अगर स्टेट लेजिस्लेचर से हमने इस पूरी चेंज करने के लिए, पूरी चीजों को चेंज करने के लिए हमने उन्हें एक नोटिस दिया है, तो ये टाइम बाउंडेड नोटिस होता है. फॉर इंस्टेंस ये 6 मंथ का टाइम पीरियड देते हैं. अगर 6 मंथ के पीरियड में कुछ भी रिटर्न में जवाब नहीं आया तो ऐसा जरूरी नहीं है कि हम लेजिस्लेचर का वेट करेंगे. फॉर अ नोटिफिकेशन वी पास ऑन दिस एप्लीकेशन, लेकिन अगर वहां से कुछ नहीं आया तो खास फर्क नहीं पड़ता है. मेन मोटिव है यहाँ पे प्रेसिडेंशियल रिकमेंडेशन. अगर प्रेसिडेंट ने बोल दिया है हाँ, तो वी कैन इजिली चेंज द नेम ऑफ एनी स्टेट, वी कैन अल्टर बाउंड्रीज, वी कैन मर्ज एनी स्टेट्स, डिमिनिश कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं, हम इसमें से कुछ भी कर सकते हैं. नाउ जो हमारा आर्टिकल 2 एंड 3 है, ये प्रोटेक्ट किया गया है आर्टिकल नंबर 4 से. जब तक कि आर्टिकल नंबर 4 को हम चेंज नहीं कर सकते तब तक हम आर्टिकल 2 और 3 को भी हाथ नहीं लगा पाएंगे. तो इन शॉर्ट वी कैन से आर्टिकल 2 एंड 3 वर प्रोटेक्टेड बाय आर्टिकल 4. नाउ वन इम्पोर्टेंट थिंग इज देयर कि अगर हमें किसी भी स्टेट का नेम चेंज करना है, द लास्ट पॉइंट ऑफ दिस आर्टिकल दैट अल्टर द नेम ऑफ एनी स्टेट, तो जब भी हमें स्टेट का नेम अल्टर करना है, चेंज करना है, तो वी आर सपोज टू पास अ ऑर्डिनरी बिल, and under this ordinary bill we can change the name of any state. यहाँ पे एक चीज ध्यान रखिएगा कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पास नहीं किया जाता है या कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल पास नहीं किया जाता है किसी भी स्टेट का नेम चेंज करने के लिए. सो देयर इज अ स्लाइट कंफ्यूजन बिटवीन बोथ ऑफ देम. एक होता है ऑर्डिनरी बिल और एक होता है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल. तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल की जरूरत हमें किसी और चीज के लिए पड़ती है, बट अगर हमें स्टेट का नेम चेंज करना है तो वी सिंपली यूज ऑर्डिनरी. नाउ व्हाट हैपेंस, जब ये सारी चीजें हो रही थी कि बाउंड्रीज के नेम अल्टर हो रहे थे, एक्सटेंशंस हो रहे थे, स्टेट्स के नेम अल्टर हो रहे थे, सारी चीजें हो रही थी, तो उस बीच क्या हो गया था कि जो पार्ट हमारे इंडिया में रहना चाहिए था वो पाकिस्तान में चला गया और जो पाकिस्तान में रहना चाहिए था वो हमारे इंडिया में रह गया.
तो इसकी वजह से एक चीज होती है जिसका नाम आता है बेरुबारी यूनियन ऑफ 1960। नाउ अकॉर्डिंग टू दिस क्या हुआ था कि यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ कॉन्केव्स होनी चाहिए थी। जैसे मैंने आपको बताया कि फॉर एग्जाम्पल ये इंडिया है, तो ईस्टर्न पार्ट जो था हमारा वो जाना था पाकिस्तान, और पाकिस्तान का जो पार्ट था वो आना था इंडिया। तो ये आपस में एक्सचेंज हो गए। नाउ मोस्ट इम्पोर्टेंटली, क्या हमारे इंडियन सिस्टम में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में सीडिंग अवे वाली चीज पॉसिबल थी? तो हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जो हमारा आर्टिकल नंबर 3 था उसके अनुसार पार्लियामेंट हैज द पावर दैट इट कैन ऑल्टर द बाउंड्रीज ऑफ स्टेट्स। हमने अभी जस्ट पढ़ा था आर्टिकल 3 को, बट यहाँ पे सीडिंग अवे की बात कर रही थी कि हमें हमारे भारत का कुछ हिस्सा पाकिस्तान को देना होगा और पाकिस्तान का हिस्सा हमें लेना होगा। तो क्या ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा था? तो ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा था, बट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सीडिंग वाली बात भी नहीं लिखी गई थी। तो क्या हुआ कि आर्टिकल 3 डज नॉट कवर सेशंस एंड हेंस 9th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1960 वाज पास्ड, और इसकी वजह से हुआ था बेरुबारी यूनियन केस, जिसमें कि हमने पाकिस्तान से अपना हिस्सा लेके उसका हिस्सा उसे वापस लौटा दिया था। यहाँ पे सीडिंग हो गई थी। अब जब ये एक्सचेंज ऑफ कॉन्क्लेव्स हो रहे थे तो यहाँ पे एक नेहरू नूर कमिटी की फॉर्मेशन हुई थी। नूर जो थे एट दैट टाइम ही वाज द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, और इन नेहरू नूर अग्रीमेंट में ये हुआ कि आफ्टर पासिंग द 9th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1960 बोथ द कॉन्केव्स विल बी एक्सचेंज विद इन द कंट्रीज। यहाँ पे सीडिंग हो जाएगी। सिमिलर केस हमारे पास आया था लैंड बाउंड्री अग्रीमेंट का। इट इज बिटवीन बांग्लादेश एंड इंडिया। अब बांग्लादेश और इंडिया में भी सेम हो गया था कि यहाँ की कॉन्केव्स चेंज हो गई थी। तो इस बांग्लादेश अग्रीमेंट आया ऑन 16th of May 1974, और it could not be rectified and hence we have to pass the 100th Constitutional Amendment Act of 2015, and afterwards only we have exchanged our concaves with Bangladesh। तो ये दो सिमिलर केस आए थे। बेरुबारी यूनियन केस हुआ था हमारा इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, और लैंड बाउंड्री अग्रीमेंट हुआ था बिटवीन बांग्लादेश एंड इंडिया। अब जब ये डिवीजन हो रहा था, सारी चीजें सेपरेट हो रही थी, 2 डोमिनियंस की फॉर्मेशन हो रही थी, दैट इज इंडिया एंड पाकिस्तान। तो जब ब्रिटिशर्स हमें छोड़ के जा रहे थे तो उन्होंने हमें बहुत ही अनस्टेबल कंडीशन में छोड़ दिया था। अनस्टेबल कैसे कि हमने पहले भी बात करी थी कि देयर वर सम प्रिंसली स्टेट्स जो कि कोलैबोरेट करने के लिए मना कर रही थी। उसके बाद में फिर कुछ और ऐसे स्टेट्स आए जहां पे कि वो अपना खुद का रूल, इंडिपेंडेंट रूल चलाना चाह रही थी। तो ऐसे हमें 4 पार्ट्स मिले, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी एंड पार्ट डी। नाउ पार्ट ए में 9 गवर्नर रूल्ड स्टेट्स को रखा गया, पार्ट बी में 9 प्रिंसली स्टेट्स को रखा, पार्ट सी में 10 चीफ कमिश्नर स्टेट्स को रखा, और पार्ट डी में सेपरेट अंडमान एंड निकोबार को रखा गया। तो ऐसे 4 पार्ट्स का डिवीजन किया गया यहाँ पे अकॉर्डिंग टू देयर रूल्ड बॉडीज। अब जब रूल्ड बॉडीज की हम बात कर रहे हैं तो दे हैड देयर सेपरेट इंडिपेंडेंट ओपिनियंस। कैसे कि कुछ ने अपने लैंग्वेज के आधार पे, कुछ ने अपने कल्चर के आधार पे ऐसे अपने आप को सेपरेट करके रखा था। तो इसी के चलते क्या हुआ कि आप सब लोग सोच में पड़े कि अकॉर्डिंग टू व्हाट वी हैव टू डिवाइड आवर स्टेट, आवर यूनियंस एंड आवर टेरिटरीज। तो सबसे पहली बात यहाँ पे निकल के आए कि लिंग्विस्टिक बैकग्राउंड के आधार पे हम इसको डिवाइड करेंगे। अब जब लिंग्विस्टिक बैकग्राउंड के आधार पे हम बात कर रहे हैं, बोली भाषा के आधार पे हम बात कर रहे हैं, तो इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल हुआ। हालांकि महात्मा गांधी खुद भी ये चाहते थे कि अकॉर्डिंग टू लैंग्वेज, भाषा के आधार पर डिवीजन हो पूरी स्टेट्स का। लाइक जो आंध्रा के हैं वो अलग भाषा बोलेंगे, जो महाराष्ट्र के हैं दे ऑल्सो हैड देयर डिफरेंट लैंग्वेज। सिमिलरली यूपी की अलग होगी, केरल की अलग होगी। तो ऐसे लिंग्विस्टिक बैकग्राउंड के आधार पे यहाँ पे डिवीजन लेने का फैसला किया गया। तो सबसे पहले आते हैं एस.के. धार इन 1948। इन्होंने बोला कि हाँ भाई ठीक है, लिंग्विस्टिक बैकग्राउंड के आधार पे हम स्टेट्स को डिवाइड कर सकते हैं। लेकिन उसके बाद आती है हमारे पास में JVC कमिटी, जिसने बोला कि वी कैन नॉट डिवाइड द स्टेट्स ऑन बेस्ड ऑफ लैंग्वेजेस। बट जो हमारे मास लीडर्स थे उन लोगों ने फैसला लिया कि ओके दैट इज फाइन, कि वी कैन डिवाइड ऑन द बेस ऑफ लिंग्विस्टिक बैकग्राउंड एंड ऑन दैट फैक्टर ओनली हमारा पूरा इंडिया एज अ स्टेट्स लैंग्वेज के बेसिस पे डिवाइड हुआ।
जब लैंग्वेज के बेसिस पे डिवाइड हुआ तो सबसे पहला इंस्टेंस आता है हमारे पास में आंध्र प्रदेश को ऑन द बेसिस ऑफ तेलुगु लैंग्वेज इसको डिवाइड किया गया और यहीं से डोर्स ओपन हुए हर स्टेट के लिए कि ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज वी कैन डिवाइड आवरसेल्व्स ओनली। और यहाँ पे से पार्लियामेंट के पास में ऑर्डर गया एंड हेंस हमारे हर स्टेट के हिसाब से अब उसकी खुद की लैंग्वेज है। लाइक महाराष्ट्र में मराठी चलेगी, गुजरात में गुजराती, आंध्र प्रदेश में तेलुगु, केरल में मलयालम। सो ऐसे डिविजन्स हुआ ऑन द बेसिस ऑफ लिंग्विस्टिक बैकग्राउंड। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द डिवीजन ऑफ स्टेट्स। तो इसमें एक फजल अली कमीशन भी आता है जो कि बोलता है कि लैंग्वेज शुड बी द बेसिस ऑन विच वी कैन डिवाइड द स्टेट्स। तो यहाँ से क्या हुआ कि स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 1956 पास हुआ अंडर द 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1956 और इसमें क्या हुआ कि कुछ कंसेप्ट्स को रीडिफाइन किया गया। लाइक स्टेट्स के लिए अलग डेफिनेशन मिली, लाइक वी आर टॉकिंग अबाउट की अल्टरेशन ऑफ बाउंड्रीज और हम स्टेट्स का नेम चेंज करेंगे। तो यहाँ पे ये सारे कंसेप्ट को रीडिफाइन किया गया, प्लस यूनियन टेरिटरीज के लिए भी नए कंसेप्ट लाए गए। अब इससे क्या होता है कि जब रीडिफाइनिंग हो रही है तो यहाँ पे सो नाउ देयर विल बी नो डिस्टिंक्ट बिटवीन पार्ट ए एंड पार्ट बी एंड पार्ट सी वाज अबॉलिश्ड। अब हमें कैसा कहा गया, नाउ इंडिया विल बी नोन एज क्वासी फेडरेशन। कैसे होगा क्वासी फेडरलाइजेशन, लेट्स सी। अब हम कैसे हो चुके हैं, हम क्वासी फेडरलिज्म हो चुके हैं। क्वासी फेडरलिज्म का सिंपल मीन है कि स्टेट्स जो होंगी वो यूनियन टेरिटरी की फॉर्मेशन नहीं कर सकती, लेकिन यूनियन टेरिटरी कैन इजीली फॉर्म स्टेट्स। अंडर दिस वी कैन से दैट वी आर इंडिस्ट्रक्टिबल यूनियन। दैट इज कि हमारे पास फेडरलिज्म है, हमारे पास में यूनियन टेरिटरीज की फॉर्मेशन करने का सोर्स है जो कि स्टेट्स बना सकती है, हमारे पास में कॉमन थ्रेड है दैट इज अवर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। सो ऐसे हम क्या बन चुके हैं, हम क्वासी फेडरलिज्म बन चुके हैं। सो फ्रेंड्स, ये पूरी बात थी फ्रॉम आर्टिकल 1 to 4 और यूनियन एंड इट्स टेरिटरी के बारे में। सो दैट्स ऑल फॉर नाउ and in next chapter we are going to study about the next articles in the next chapter. Until next time, please stay tuned and don't forget to like, share and subscribe my channels. Thank you.